पश्चिम बंगाल में बीजेपी की नई रणनीति, 9 परिवर्तन रथ यात्राएं निकालेगी बीजेपी। बंगाल के अलग अलग हिस्सों में ये रथ यात्राएं निकाली जाएंगी। 1 मार्च से शुरू होगी रथ यात्रा और रथ यात्रा का पहला चरण कूच बिहार होगा। दक्षिण कृष्णानगर और गढ़बेटा और राय दीघी कुल्टी में होगा। तो वहीं कोलकाता के प्रतिष्ठित ब्रिगेड परेड ग्राउंड में ये यात्रा समाप्त होगी। यहां पर एक विशाल रैली होगी जिसे प्रधानमंत्री मोदी खुद संबोधित करेंगे। तो आखिरी चरण में यात्रा के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होंगे और फिलहाल अलग अलग चरणों में इस रथ यात्रा का पूरा आयोजन किया जाएगा। तो पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों के मद्देनजर तमाम पार्टियों ने कमर कस ली है और बीजेपी पूरी तैयारी के साथ अब रण में उतरने को तैयार है। अलग अलग हिस्सों में रैलियां निकाली जाएंगी। ये रथ यात्रा जिसकी शुरुआत 1 मार्च से होगी और आखिरी चरण जब होगा यात्रा का तो उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद शामिल होंगे और संबोधित भी करेंगे। और साथ ही आप जब संबोधित करेंगे तो नजर इस पर भी होगी कि क्या कुछ वो बड़ी बातों का जिक्र करते हैं, क्योंकि बंगाल का रण हमेशा से भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बहुत चुनौतीपूर्ण रण रहा है। ऐसे में एक तरफ ममता सरकार है, ममता बनर्जी है, जो लंबे समय से सत्ता पर काबिज हैं और वो ये कहती हैं कि बंगाल मेरा है और वो यहाँ किसी को नहीं आने देंगी। लेकिन वहां की जनता क्या इस बार तस्वीर को पलटती है, ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन तैयारी तमाम पार्टियां कर चुकी है और इसी सिलसिले में बीजेपी 9 परिवर्तन रथ यात्राएं निकालने वाली है। इन रथ यात्राओं में क्या कुछ खास रहेगा, ये जब यात्राएं शुरू होंगी तब इसको एनडीटीवी आप तक जरूर पहुंचाएगा। लेकिन फिलहाल जो बड़ी जानकारी सामने आ रही है, 1 मार्च को ये शुरू होगी और आखिरी चरण में यात्रा के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल होंगे। तो ऐसे में अलग अलग कौन से वो मुद्दे होंगे जो इन यात्राओं के दौरान भी देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि सियासत वहां की लगातार गरमाई हुई है। एसआईआर का मुद्दा हो या फिर घुसपैठियों का मुद्दा। तो बड़ी जानकारी आपको बता दें, पश्चिम बंगाल में 3 माइक्रो ऑब्जर्वर पर गाज गिरी है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने एसआईआर प्रक्रिया में कोताही बरतने का आरोप उन पर है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने तीनों को सस्पेंड कर दिया है। सोमवार को भी बंगाल में अधिकारियों पर एक्शन लिया गया था। चुनाव आयोग ने 7 अधिकारियों को सस्पेंड किया था और उन अधिकारियों पर भी कोताही बरतने का आरोप लगा था। तो लगातार चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन एसआईआर को लेकर पश्चिम बंगाल में एक्शन मोड में है। उसी सिलसिले में 7 अधिकारियों पर पहले कार्रवाई सोमवार को हुई थी और अब पश्चिम बंगाल में एक और बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। कई अधिकारियों पर गाज गिरी है। तो वहीं इलेक्शन कमीशन पर ममता बनर्जी के बयान को लेकर बीजेपी भड़की है। ममता बनर्जी ने बयान को बेहद, उनका जो बयान सामने आया, बीजेपी ने उसको शर्मनाक बताया। मंगलवार को सीएम ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग को तुगलकी आयोग कहा था। बीजेपी ने उनके इस बयान को बेहद शर्मनाक बताया है। ममता बनर्जी लगातार चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा कर रही हैं, सवाल उठा रही हैं और अब उसे तुगलकी आयोग उन्होंने कह डाला है, क्योंकि जिस तरीके की प्रक्रिया एसआईआर को लेकर लगातार हो रही है उस पर ममता बनर्जी संतुष्ट नहीं है और सवाल खड़े कर रही हैं। केरल में कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष वीडी सतीशन ने ओपनली कहा है कि हम जमाते इस्लामी का सपोर्ट चुनावों में लेने के लिए तैयार हैं। तो मुझे लगता है कि अब मैं कह सकता हूं कि इंडी गठबंधन का हाथ जमात के साथ। तो चलिए, ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ सीनियर एडिटर मनोज्ञा लोईवाला जुड़ गए हैं। मनोज्ञा, आप जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से कमर कस चुकी है चुनावों को लेकर, 9 परिवर्तन यात्राएं निकालेगी, क्या कुछ खास रहेगा इन यात्राओं में? देखिए, कई बातें खास हैं। पहली तो ये जो यात्रा शुरू होगी 1 मार्च से शुरू होगी, करीब 300 से ज्यादा ये यात्राएं निकाली जाएंगी। इनमें 3 बातें ध्यान में रखने वाली हैं कि इनको पूरी तरह से हर एक जिले में ले जाया जाएगा, हर एक विधानसभा सीट पर ले जाया जाएगा और उसके बाद जिस दिन यात्रा होगी उसके अगले दिन एक और बड़ी रैली के तौर पर उन स्थानों पर लोगों को और कार्यकर्ताओं को जोड़ने का प्रयास किया जाएगा। पर इन सबके बीच में 2 बातें बड़ी महत्वपूर्ण है। पहला ये कि इसकी शुरुआत में गृह मंत्री अमित शाह से लेकर नितिन गडकरी, केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन और वहीं इनके साथ साथ स्मृति ईरानी और कई ऐसे बड़े कद्दावर नेता शामिल होंगे जो पहली यात्रा में, यानी कि पहली और दूसरी तारीख मार्च की इन यात्राओं में शामिल होंगे। उसके बाद इसे और बड़े स्तर पर किया जाएगा, जिसे ग्रामीण इलाकों तक ले जाया जाएगा। और जब ये खत्म होगी यात्रा, जिसकी तारीख अभी निश्चित नहीं है, उसमें खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद रहेंगे और इसे ब्रिगेड परेड ग्राउंड पे खत्म किया जाएगा।
बिल्कुल, और तमाम दिग्गजों का शामिल होना ये बता रहा है कि कितनी महत्वपूर्ण ये यात्राएं होने वाली हैं और भारतीय जनता पार्टी किस कदर इन चुनावों को लेकर तैयार है। बहुत शुक्रिया मनोज आपका तमाम जानकारी के लिए। चलिए आगे बढ़ेंगे और अब खबर उत्तर प्रदेश की। यूपी में भी चुनावी बिगुल बजने से पहले ही वोटर लिस्ट पर जंग छिड़ गई है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग और सत्ताधारी दल पर बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं। अखिलेश का यह दावा है कि सूबे में सुनियोजित तरीके से पीडीए के वोट काटे जा रहे हैं। आखिर क्या है फॉर्म 7 का वो खेल जिसे लेकर एसपी सुप्रीमो ने मोर्चा खोल दिया है? हमारी खास रिपोर्ट में देखिए। ये इनका टारगेटेड काम था कि जो समाजवादी पार्टी का वोटर है या जो मुस्लिम वोटर है या जो पीडीए है उसका वोट काट ले। समाजवादी पार्टी का पीडीए का मॉडल क्या है? पारिवारिक डेवलपमेंट अथॉरिटी बन गया। यूपी की सियासत में इन दिनों फॉर्म 7 का मुद्दा सबसे ज्यादा गर्म है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सीधे तौर पर चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा कर दिया है। अखिलेश का आरोप है कि सत्ता के इशारे पर विपक्ष के वोटरों को निशाना बनाया जा रहा है ताकि चुनाव परिणामों को प्रभावित किया जा सके। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने हम लोगों को बहुत काम दे दिया है क्योंकि जगह जगह फॉर्म 7 के जरिए वोट कटवाने की कोशिश की जा रही है और पीडीए के नाम काटे जा रहे हैं, जबकि यूपी विधानसभा में ही सीएम योगी ने अखिलेश के पीडीए का मतलब समझाया था। जिला अधिकारी, पुलिस और इलेक्शन कमीशन को शिकायतें की गई हैं। अगर एक भी एसडीएम पर और एक भी डीएम पर अगर इलेक्शन कमीशन कार्रवाई कर देता तो ये जो फॉर्म में भरने में वोटर लिस्ट में जो हेराफेरी हो रही है वो एक नहीं होती। आज वास्तव में समाजवादी पार्टी का पीडीए का मॉडल क्या है? पीडीए पारिवारिक डेवलपमेंट अथॉरिटी बन गया है, यानी एक परिवार के विकास की एक अथॉरिटी है। कोई उसका चेयरमैन है, कोई उसका सीईओ है, कोई वाइस चेयरमैन है, कोई कुछ और बन गया है, लेकिन लक्ष्य सबका एक ही है, सबका लक्ष्य यही है। हालांकि अखिलेश यादव ने बाकायदा आंकड़ों के साथ धांधली का दावा किया है। उन्होंने सकलडीहा विधानसभा का उदाहरण देते हुए कहा कि वहां एक साथ 16 आवेदन फॉर्म 7 के जमा किए गए, लेकिन सबसे चौंकाने वाला मामला बाबागंज विधानसभा से सामने आया है। बाबागंज विधानसभा में बूथ नंबर 365 पर फर्जी हस्ताक्षर कर फॉर्म 7 भरे गए और करीब 100 वोट काट दिए गए, जबकि समाजवादी पार्टी के अपने बूथ लेवल एजेंट का नाम भी वोटर लिस्ट से हटा दिया गया है। अखिलेश चाहे कुछ भी दावा करें, लेकिन सत्ता पक्ष एसपी को ही कटघरे में खड़ा कर रहा है। 2027 हार रही है, इसलिए इस प्रकार का मैसेज देने की कोशिश कर रही है कि जैसे कि कोई वोट काट दिया गया, कटवा दिया गया। ये उनकी हताशा और निराशा है। वो जान चुके हैं 2027 में हम कुछ करने वाले नहीं हैं। इस नाते अभी से कभी ईवीएम की दुहाई देते हैं, अब एसआईआर की फॉर्म 7 की दुहाई दे रहे हैं। चुनाव बाद यही कहेंगे देखिए मैं पहले से बोल रहा था कि हमारा वोट कट गया जिससे हम चुनाव हार गए। तो अपने लोगों को संतोष देने के लिए पहले से ही तैयारी में है। समाजवादी इलेक्शन कमीशन जाए जहां जाना चाहे, फॉर्म नंबर 7, फॉर्म नंबर 6, फॉर्म नंबर 8 की प्रक्रिया प्रोसेस में है। आयोग उसको जवाब देगा, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता ने मत बना लिया कि 2027 में भी अखिलेश जी को उत्तर प्रदेश की सत्ता में नहीं आने देंगे। अब सवाल ये है कि क्या चुनाव आयोग इन शिकायतों पर संज्ञान लेगा या फिर चुनाव से पहले ये आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा, क्योंकि 27 की टक्कर से पहले ही दोनों दल एक दूसरे की हार का दावा करने लगे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव की प्रतिक्रियाओं के बीच उत्तर प्रदेश की एक और खबर चर्चा में है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्पीकर माता प्रसाद पांडे के लिए कुछ ऐसा बोल दिया है कि उन्हें अखिलेश यादव ने घेर लिया। माना जा रहा है कि अखिलेश ब्राह्मण कार्ड को ध्यान में रखते हुए इस मुद्दे को उठा रहे हैं। पांडे जी, आप भी अपनी बुढ़िया को एक बार जेवर से लेकर के पांडे जी, आप भी अपनी बुढ़िया को एक बार जेवर से लेकर के। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इस बयान पर विवाद हो गया है। सवाल उठाया जा रहा है कि योगी ने नेता विपक्ष माता प्रसाद पांडे की पत्नी के लिए ये कैसे शब्द का इस्तेमाल किया। पांडे जी,
आप भी अपनी बुढ़िया को, पांडे जी, आप भी अपनी बुढ़िया को उस दरअसल विधानसभा में राज्य की कानून व्यवस्था और महिलाओं की सुरक्षा को लेकर चर्चा हो रही थी। समाजवादी पार्टी लगातार सरकार को ये कहते हुए घेर रही थी कि राज्य में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं और योगी ये तर्क दे रहे थे कि मौजूदा सरकार में यूपी की कानून व्यवस्था इतनी सुधर चुकी है कि महिलाएं बेखौफ होकर कहीं भी आ जा सकती हैं। योगी ने इसी संदर्भ में चुटकी लेते हुए माता प्रसाद पांडे से जो कहा उस पर विवाद हो गया। पांडे जी, आप भी अपनी बुढ़िया को एक बार जेवर से लेकर के 12 बजे उनको बोलिए कि आइए आप कहीं किसी दूसरे कोने में चले जाइए। तो आप तो खैर समाजवादी हैं, तो लीडर ऑफ द अपोजिशन आदरणीय माता प्रसाद पांडे जी शायद उत्तर प्रदेश के लोकतांत्रिक इतिहास में ऐसे कम लोग होंगे जो दोनों कुर्सियों पर बैठे हों, जो कभी स्पीकर भी रहे हों और लीडर पोजीशन भी है। आज सोचो उनके बारे में क्या कह रहे थे। हम और आप लोगों ने सबने सुना है, और आज के जमाने में तो हर चीज वायरल हो जाती है। सोशल मीडिया के माध्यम से रीच कितनी बढ़ जाती है। कोई कल्पना कर सकता है कि हमारे लीडर पोजीशन को ये अपमानित करें। माना जा रहा है कि अखिलेश ने सोच समझकर माता प्रसाद पांडे से जुड़े इस मुद्दे को उठाया है। अखिलेश यादव पीडीए यानी पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक के फॉर्मूले को विस्तार देकर उसके साथ अगड़ों, खास तौर पर ब्राह्मणों को भी जोड़ना चाहते हैं। माता प्रसाद पांडे के रूप में एक अनुभवी ब्राह्मण चेहरे को आगे करके अखिलेश ये संदेश दे रहे हैं कि उनकी पार्टी सर्व समाज को साथ लेकर चलती है। तीसरी और सबसे अहम बात, बीजेपी के ब्राह्मण विधायकों की बैठक से जुड़े विवाद और शंकराचार्य मसले के बाद अखिलेश लगातार ब्राह्मण को मुद्दे के तौर पर पेश कर रहे हैं।